एवरीवन, मैं आंचल आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगी हुई होंगी। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। देखो आज हमारी स्पेशल रिवीजन क्लास, कल भी थी, ओके। तो आज भी हम वैसे ही करेंगे, लास्ट में 50 क्वेश्चंस करेंगे और स्टार्टिंग में करेंगे कुछ टॉपिक का रिवीजन। तो देखो एक तो हम गर्भावस्था ले लेते हैं आज, है ना, और क्या बोलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं ले लेते हैं और टीकाकरण ले लेते हैं और RDA टेबल ले लेते हैं, ठीक है। इन चारों का रिवीजन आराम से करते हैं, उसके बाद करेंगे हम 50 क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। अब पहले क्या लेना चाहिए, पहले ले लेते हैं हम अपना गर्भावस्था वाला टॉपिक, ठीक है। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। चलिए हाँ, तो पहले लेते हैं हम अपना गर्भावस्था वाला टॉपिक। वैसे मैंने सभी के सभी टॉपिक्स अच्छे से करा ही दिए हैं, बाकी अब पता ही आपको हमारी रिवीजन क्लास चल रही है 2-3 दिन, ठीक है। चलिए तो हम इसमें वही बातें करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो बिल्कुल आप सभी को पता ही है जो कॉन्सेप्शन, ठीक है, गर्भावस्था होती है, ठीक है। तो हम मानव हैं यानी कि इंसान है, ठीक है, इंसान यानी कि कोई भैंस बछड़े के वो तो है नहीं, बच्चे हैं नहीं। तो हमें कितनी नॉर्मली कितनी 280 दिन, 280 दिन, ठीक है, या फिर 40 वीक बोल सकते हैं। नॉर्मली कितनी 37 से 40 वीक लिखा आता है, ठीक है, या फिर 9 मंथ 7 डे, 7 दिन, 9 मंथ 7 दिन, ठीक है, ये भी लिखा आ सकता है। तो नॉर्मली इतनी ही होती है, ठीक है। बाकी आप सभी को पता ही है जो गर्भधारण होता है, तो जो मतलब फीमेल होती है उनका तो ओवम प्लस मेल का स्पर्म, इनका निषेचन होकर फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होकर जाइगोट बनता है, ठीक है, जाइगोट बनता है और फिर वो एंडोमेट्रियम की लेयर पर चिपक जाता है, वहीं पर उसका फिर निर्माण होता है, फिर वह फीटस बनता है, ठीक है। इतना सा आप सभी को पता ही, मतलब बच्चा बनता है फिर वहीं पर। चलिए और होता क्या है निषेचन, ये इसके बारे में मैंने बता ही दिया था, है ना, कि ओवम के बारे में, स्पर्म के बारे में, और स्पर्म की जो क्या बोलते हैं आकृति, वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब पूंछ की तरह होती है, ठीक है। और यहाँ केंद्र पर इसका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं टेल में इसकी, यहाँ ये टेल है, यहाँ पर केंद्र में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहाँ पर ऊर्जा का केंद्र होता है, ठीक है। चलिए इतना बस बता ही देता है। जो उत्तरदायी हार्मोन होता है LH होता है, ठीक है, और FSH इसका उत्पत्ति हार्मोन होता है। और जो ओवम है, ठीक है, ओवम का विकास में क्या कहाँ पर होता है, ओवेरी में होता है, ठीक है। और जो स्पर्म है, स्पर्म का विकास होता है टेस्टिस में, ठीक है। इतना बस, इतना अच्छे से ध्यान रख लीजिए। और सबसे बड़ी कोशिका ओवम है और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है, बस, ठीक है। चलिए अब आगे और क्या देखते हैं इसके बारे में। ये बता ही दिए कि निषेचन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देखिए एग, ठीक है, प्लस स्पर्म का मेल होता है, ठीक है। लाखों की संख्या में स्पर्म पहुंचते हैं, परंतु वहाँ तक एग के पास ही कितना, एक से इक्का दुक्का ही पहुंचता है, इक्का ही पहुंचता है। अगर दो, देखो एक और बात बता दूं, जो ट्विंस होते हैं ना, ट्विंस प्रेगनेंसी होती है तो उसमें मतलब 2 पहुँच जाते हैं, ठीक है, उससे वो होता है मतलब ट्विंस वे भी होते हैं, ठीक है, जुड़वा बच्चे मतलब। तो वैसे एक ही पहुंच पाता है वहाँ तक, ठीक है। तो इतना ध्यान रख लीजिए। अब फर्टिलाइजेशन देखो, उसको क्या फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है, या फिर एम्पुला बोल सकते हैं, तुम्बिका बोल सकते हैं, या फिर डिम्ब वाहिनी, या फिर फैलोपियन ट्यूब, ये बता ही दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि देखो क्या होता है, देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें दिन, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है आपको, ठीक है। देखो मेंस्ट्रुएशन की 14वें दिन एग चलेगा, ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब में वेट करेगा कि किसी के अंदर है दम, कोई आएगा, ठीक है। तो वह 12 से 14 आवर तक की इसकी लाइफ होती है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लीजिए। और जो स्पर्म है इसकी होती है 78, ठीक है, आवर की लाइफ। चलिए तो हाँ, तो इसकी 12 से 24 आवर की लाइफ होती है, ठीक है। अधिकतर स्पर्म्स का सर्विक्स में ही आकर रुक जाता है, ठीक है। तो कुछ आगे बढ़ते हैं और उनमें से भी एक स्पर्म्स ऐसा होगा जो एग के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, यानी कि निषेचन करेगा, फिर वह सनिषेचन हो जाता है, ठीक है। और जाइगोट का विकास फिर मतलब एंडोमेट्रियम की लेयर पर जाकर चिपक जाता है, फिर यूट्रस में, ठीक है, यूट्रस में वहीं पर उसका विकास होता है, वहीं पर प्लेसेंटा से उसको पोषण मिलता है, ठीक है। चलिए बस इतना तो आप सभी को पता ही है, मैं रिकॉल करा रही हूँ आपको, ठीक है। चलिए और सभी को पता ही है कि मेल और फीमेल हम में 22 तो होते हैं ऑटोसोम,
ठीक है, जिनसे शारीरिक बनावट हमारी आँख, नाक, हाथ, पैर बनते हैं। और एक होता है एक जोड़ी, क्या देखो 23 जोड़ी होते हैं ना, 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, ओनली मतलब टोटल 46, ठीक है। तो 22 तो होते हैं ऑटोसोम, और एक होता है जिससे लिंग निर्धारित होता है, 6 जो होता है, पता चलता है कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो जो मेल है उनका तो XY, ठीक है, और जो फीमेल है उनका XX। तो इनसे अगर XX का XX से मिलते हैं तो लड़की बनती है, और XY मिलता है तो लड़का बनता है। यानी कि जो लिंग निर्धारण में किसका, क्या बोलते हैं उसको, क्रोमोसोम किसका, पिता के गुणसूत्र से लिंग निर्धारित होता है। ये बोलते हैं ना कि दवाई खवाओ, ये खवाओ, वो फलाना ढिमकाना, सब बोलते, देखो बच्चे का कि लड़का हो गया लड़की, जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, निषेचन होता है, तब ही निर्धारित हो जाता है कि लड़की होगी या लड़का। चलिए, इतना बात ध्यान रख लीजिए आराम से। और बाकी फिर गर्भावस्था के संकेत वगैरह बताने की क्या ज़रूरत, आप सभी को पता ही है ना कि पीरियड्स रुक जाना, थकान और नर्वस और वोमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, ये सभी पता ही आपको। चलिए, अब हमारे काम की क्या बात है कि जो स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी कितनी होती हैं, तीन ट्राइमेस्टर होते हैं, ठीक है, 3 ट्राइमेस्टर। कितने होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो कितना होता है, 1 से 12 वीक तक का, ठीक है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है कब से, क्या बोलते हैं, और हाँ देखो थर्ड ट्राइमेस्टर जो वोमिटिंग वगैरह होती है, मॉर्निंग सिकनेस, मतलब जो कठिन होती है, एक तो पहली तिमाही होती है, फिर जो दूसरी तिमाही होती है ना उसमें थोड़ा रिलीफ, मतलब रिलीफ तो देखो 9 मंथ तक रहता ही नहीं, परंतु हाँ थोड़ा बहुत हो जाता है, आराम मिल जाता है। लेकिन फिर से उतनी ही प्रॉब्लम थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इतना ध्यान रख लीजिए। चलिए, अब और क्या आता है, बाकी सब मैंने बता ही दिया था इसके बारे में, ठीक है, ये बता दिया कि 3 स्टेजेस होती है, मतलब 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। चलिए, और एक मतलब गर्भावस्था की जटिलता आप सभी को पता ही है ना, कि जो मतलब एक तो क्या बोलते हैं मधुमेह, मतलब है ना, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, ठीक है, यही सब प्रॉब्लम्स आती हैं। और क्या देखो, अब हमें पता होना चाहिए प्रसव के चरण। देखो आप 3 ही ध्यान रखो, कहीं कहीं पर 4 है, देखो चौथा चरण इसमें काउंट नहीं करेंगे हम, किसी बुक में है, ऐसा होता है। देखो मैं बताऊं कि देखो एसएससी के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चंस है, ठीक है, तो उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसका मध्य प्रदेश भी आंसर है, ठीक है, और राजस्थान भी आंसर है, परंतु मतलब ऐसा होता है, ठीक है, देखो राजस्थान भी आंसर है, मध्य प्रदेश भी, परंतु कभी जो एग्जामिनर है एक साथ दोनों को नहीं देता। अगर मध्य प्रदेश देगा तो राजस्थान नहीं देगा, है ना, और राजस्थान देगा तो मध्य प्रदेश नहीं देगा। ऐसा होता है कि देखो अगर बाई चांस जो आयोग होता है एक बार आंसर मान ले, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको फिर मानना पड़ता है, भाई इतना तब का फिर जॉब पे लगा हुआ है तो फिर और केस ना कर देंगे, है ना, वही बात है, तो उसको फिर मानना पड़ता है, गलत को भी सही मान लेना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो आपको बस इतना ध्यान रख लेना है, 3 कहीं पर बाई चांस देखो आएगा नहीं 4, अगर आता है तो फिर 4 लगा देना, बाकी फिर 3 नहीं आएगा, परंतु प्रायोरिटी अगर 3 और 4 दोनों आते हैं तो आपको 3 ही आंसर देना है, ठीक है, अच्छे से ध्यान रख लीजिए। चलिए, तो प्रसव के चरण कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। पहले चरण में क्या होता है, जिसको विस्तारण का चरण बोलते हैं, विस्फारण का चरण, ठीक है, इसमें जो प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए, और धीरे धीरे मतलब बाहर आने की तैयारी में हो जाता है बेबी। चलिए, इसको स्टेजेस ऑफ मतलब विस्फारण की अवस्था बोलते हैं। अब आती है दूसरा चरण। दूसरे चरण में क्या है, जो बेबी होता है, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं उसका निष्कासन की अवस्था बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, दूसरे चरण को निष्कासन की अवस्था, इसमें शिशु का जन्म हो जाता है। और जो तीसरी स्टेज है, तो तीसरी स्टेज में क्या होता है, जो प्लेसेंटा वगैरह और जितने भी होते हैं सभी के सभी मतलब संपूर्ण निष्कासन की अवस्था किसको, तीसरे चरण को बोल दिया जाता है, ठीक है। देखो 10 से 15 मिनट लगती है, सब कुछ जितने भी पदार्थ हैं अंदर सब बाहर आ जाते हैं। चलिए, देखो चौथा चरण क्या होता है, इसको चौथा चरण नहीं बोलेंगे, उसमें मतलब जो 1-2 मतलब कोई कर्ण वगैरह तो ना रह जाए अंदर, और माँ की देखभाल वगैरह, तो फिर इसको इस प्रसव के चरण में थोड़ी ना काउंट करेंगे, तो आप 3 ही ध्यान रख लीजिए। चलिए, इतनी हो गई। अब देख लेते हैं प्रसव के प्रकार। देखो प्रसव के प्रकार होते हैं 5, कितने होते हैं, 5, अवस्था 3, प्रकार 5, टाइप्स ऑफ डिलीवरी। एक तो होता है प्राकृतिक या फिर जिसको सामान्य प्रसव बोल सकते हैं, और एक होता है औजारों की मदद से प्रसव, उल्टा प्रसव है, और एक आड़ा प्रसव है, और एक चीड़-फाड़ वाला प्रसव है। चलिए, इतना ध्यान रख लीजिए। चलिए, अब और क्या रखें इसके बारे में, जितने प्रॉब्लम्स वगैरह ये सभी तो आपको पता ही है ना। चलिए, और क्या
देखो एक और बात बताऊं, डाउन सिंड्रोम कैसे होता है, जो मतलब कितने 23 जोड़े होते हैं ना, 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है जिसकी वजह से विकार हो जाता है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। चलिए चेंजेस आ जाते हैं, आँख छोटी छोटी हो जाती है, मतलब चलिए अब एमटीपी एक्ट देख लेते हैं। एमटीपी एक्ट, चलिए अब देख लेते हैं एमटीपी एक्ट, ठीक है। देखो कब का है एमटीपी एक्ट, यह है 1971 का मेडिकल टर्मिनेशन, ठीक है, ऑफ प्रेगनेंसी। कब का है? 1971 का। परंतु अभी क्या हुआ, इसमें 2021 में संशोधन किया गया था। देखो संशोधन क्या हुआ, पहले 1971 में क्या होता था, मतलब केवल विवाहित ही अबॉर्शन करा सकती थी, ठीक है, और 20 वीक तक का, अगर, ठीक है, इतना ध्यान रख लीजिए। और बाकी 2021 में क्या, अविवाहित भी करा सकती हैं, ठीक है, और 24 वीक तक अब करा सकती हैं। चलिए मतलब बे है कंडीशन है, जैसे बलात्कार पीड़िता या फिर जैसे कि कोई विकार है बेबी में, पता ही चल जाता है ना, तो फिर उसको दुनिया में ना लाया जाए। और असमान मतलब भ्रूण की असमानता है, ठीक है, अच्छे से इतना ध्यान रख लीजिए। चलिए बस गर्भावस्था के बारे में इतना ध्यान रख लीजिए, याद रखने को तो अब काफ़ी है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, हम देख लेते हैं कुछ योजनाएं, ठीक है, अब कुछ योजनाएं देख लेते हैं, ठीक है, जो हमारे काम की हैं। अब वे कुछ योजनाएं देख लेते हैं। चलिए, और जो मैंने विवाह वाला टॉपिक कराई दिया था, है ना, विवाह वाला टॉपिक कराई दिया था, विवाह, तलाक और वे सभी करा दिए थे, हिंसा वगैरह और अधिनियम वगैरह, और कल ये कराई दिए हैं स्वास्थ्य एजेंसी, विटामिन वगैरह, है ना, सभी के सभी। और देखो बाकी जितनी भी मैराथन्स चल रही है ना यूट्यूब पर, वे करते रहिए अच्छे से, ठीक है। चलिए अब जो हमारे काम के, एक तो मिड डे मील योजना जो है, ठीक है, मिड डे मील योजना है हमारे काम की, मिड डे मील योजना। चलिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसको मिड डे मील के नाम से जानते। देखो इस स्टार्टिंग कब हुई, इसकी स्टार्टिंग हुई 29 सितंबर 2021 को, बस इतना ध्यान रख लीजिए। चलिए अब आते हैं आगे, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना, ठीक है, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। तो इसकी कब से स्टार्ट हुई? 2017 से। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना 2017 से। अब योजना डिटेल में मैं एक बार करा चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं देखी है क्लास देख लेना। अब आती है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो इसकी स्टार्टिंग कब से हुई? 29 मई 2021 से। 29 मई कौन सी? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। चलिए अब आते हैं कौन सी? मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। तो मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना कब स्टार्ट हुई? 21-22 में, ठीक है, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। अब आते हैं कन्या सुमंगला योजना पर। कन्या सुमंगला योजना यह हुई 25 अक्टूबर 2019 को, 25 अक्टूबर 2019 को कन्या सुमंगला योजना। चलिए अब आते हैं आगे कौन सी है कि उत्तर प्रदेश मुखबिर योजना, इतनी काम की है नहीं, फिर भी है, हाँ, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश मुखबिर योजना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कब स्टार्ट हुई? 27 जून 2017 को, 27 जून 2017 को। चलिए कौन सी? उत्तर प्रदेश मुखबिर योजना, जो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। चलिए अब आता है पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान, पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान। तो यही इसकी स्टार्टिंग हुई यूपी में। कब से हुई? यूपी में कब से हुई? 1 जुलाई से। यूपी में कब से स्टार्टिंग हुई? 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, 30 सितंबर 2021 तक। चलिए बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। उद्देश्य क्या था? वही, मतलब 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों के, मतलब जो गहन अति कुपोषण जो बच्चे हैं, ठीक है, और मध्य कुपोषण बच्चे, उन सभी के लिए स्वास्थ्य सुधार के लिए मतलब कार्य करना, ठीक है। चलिए अब आते हैं पोषण अभियान पर। सबसे मोस्ट है हमारे लिए पोषण अभियान। देखो पोषण अभियान कब स्टार्ट हुआ? पोषण अभियान हुआ 8 मार्च 2018 को। चलिए इतना ध्यान रख लीजिए। अब आते हैं हम अपना आगे। अब कौन सी है? पोषण पखवाड़ा 2023। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा, ठीक है। पोषण
पोषण पखवाड़ा, ठीक है, पोषण पखवाड़ा 2023, 2023, पोषण पखवाड़ा 2023, ठीक है। इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। चलिए, अब मतलब 5वां पोषण पखवाड़ा है ये जो 2023 में है ना, तो 5वां पोषण पखवाड़ा है। चलिए, अब देखो पोषण पखवाड़े की जो स्टार्टिंग हुई थी ना, कब? 20 मार्च से 3 अप्रैल तक मनाया गया। आपकी बार इतना ही ध्यान रख लीजिए बस, 20 मार्च से ना, इस बार 20 मार्च से 3 अप्रैल तक मनाया गया है। आपसे पूछा गया कि इस बार पोषण पखवाड़ा कौन सा है? 5वां है, 5वें नंबर का है। और कब मनाया गया? 20 मार्च से 3 अप्रैल तक मनाया गया। और थीम पूछे तो थीम क्या है कि थीम है सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वास्थ्य भारत की ओर, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब बता दूं कि ये जो पोषण पखवाड़ा है, ठीक है, ये स्टार्ट कब हुआ? अभी तो बताया था, 8 मार्च 2018 से, ठीक है। चलिए, और इसके लिए मतलब पहली वर्षगांठ जो इसकी मार्च 2019 में मनाई गई थी, पता ही है, ठीक है। चलिए, अब आता है मिशन 2.0। चलिए, ये इतना काम का नहीं है। अम्ब्रेला योजना, हाँ, अम्ब्रेला योजना सबसे मोस्ट है। अम्ब्रेला योजना कौन सी? अम्ब्रेला योजना। देखो, अम्ब्रेला योजना स्टार्ट है, सॉरी मैं स्टार्ट बोल रही हूँ, मतलब काम की है हमारी। देखो, जिसमें क्या होता है जो अम्ब्रेला योजना, जिसमें क्या है अम्ब्रेला योजना, इसमें क्या है, जिसमें आंगनवाड़ी सेवाएं किशोरियों के लिए योजना और पोषण अभियान शामिल है। ये नोडल मंत्रालय भाई, ये बाल विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। और 0 से 6 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे हैं ना, तो उन किशोरी हैं और गर्भवती महिलाएं हैं और स्तनपान कराने वाली धात्री महिलाएं, उनकी पोषण स्थिति को सुधार करना, ये इसका उद्देश्य जो अम्ब्रेला योजना है। अब आते हैं पोषण भी पढ़ाई भी अभियान, पोषण भी पढ़ाई भी अभियान, पोषण भी पढ़ाई भी अभियान। देखो, पोषण भी पढ़ाई भी अभियान स्टार्ट कब हुआ? 10 मई 2023 से, 10 मई 2023 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट, ठीक है, आएगा 100%। चलिए, और नोडल मंत्रालय भैया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब आते हैं अपनी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, PMMBY। तो स्टार्टिंग कब हुई? 1 जनवरी 2017 से। चलिए, अब और क्या बचा? ठीक है, और क्या बचा? अब आते हैं सुमन योजना। सुमन योजना सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, सुमन योजना, ठीक है। तो सुमन योजना की स्टार्टिंग कब से हुई? 10 अक्टूबर 2019 से, 10 अक्टूबर 2019 से सुमन योजना। चलिए, अब नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम सितंबर 2009 में, और जननी शिशु सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, ठीक है, जननी शिशु सुरक्षा योजना, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग कब हुई? 1 जून 2011। और मिशन वात्सल्य स्टार्टिंग हुई 2021-22 में। बस इतना ही ध्यान रख लीजिए। फिर देखो क्या था, बाल संरक्षण सेवा योजना 2017 में, सॉरी एकीकृत बाल संरक्षण योजना 2009 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद इसका नाम चेंज हुआ। फिर क्या हुआ? बाल संरक्षण सेवा योजना, ठीक है। फिर इसका नाम चेंज हुआ, ठीक है, मिशन वात्सल्य योजना हो गया था, ठीक है, 21-22 में। बस इतना ही ध्यान रख लेना है। और क्या बचा? और क्या है अपने काम की? एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, फरवरी 2013 में स्टार्टिंग हुई। और बालिका समृद्धि योजना 1997 की है। चलिए, और जो और क्या बचा? ठीक है, बस और कोई काम का है नहीं हमारे। और राष्ट्रीय पोषण, हाँ 1 मिनट, राष्ट्रीय पोषण माह भी अच्छे से ध्यान रख लीजिए। देखो, राष्ट्रीय पोषण माह की जो थीम है ना, आपको राष्ट्रीय पोषण माह की जो थीम है ना, ठीक है, वो आपको 2022 वाली करनी है, 2023 की नहीं करनी, याद, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण माह करनी है तो कर लेना, बाकी अपने, पर मुझे नहीं लगता 2023 वाली पूछेंगे इतना नया डाटा, क्योंकि अभी सितंबर में ही तो मनाया गया है ना। तो राष्ट्रीय पोषण माह तो आप कर लेना है ना, बाकी देखो 2000 आएगी 2022 की। चलिए, और कब मनाया गया था? 2022 में 16 सितंबर को मनाया गया था योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, ठीक है। और जिसमें क्या था, मतलब 501 आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया गया था और 199 आंगनवाड़ी का शिलान्यास किया गया था, ठीक है। बाकी यही है पर्यवेक्षक, मतलब जो हैं, क्या बोलते हैं, मुख्य सेविका वगैरह है ना, जो पर्यवेक्षक हैं, उनके लिए सहयोग मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए, और एक बाल बेटारा मोबाइल ऐप लॉन्च भी किया गया। अच्छे से ध्यान रख लेना बाकी, ठीक है। और बस योजना इतनी ही ध्यान रखनी है। अब और क्या बोला था मैंने, क्या कराने को? टीकाकरण वाला, हाँ, टीका और कराने को बोला। चलिए, अब टीका भी देख लेते हैं। देखो, टीके में इतने ही जो हमारे काम की बात है उतना ही देखेंगे। देखो,
जो मतलब पहले क्या था, सार्वजनिक टीका कार्यक्रम जो WHO के द्वारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। WHO के द्वारा जो सार्वजनिक टीका कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था WHO के द्वारा? 1974 में, 1974 में, ठीक है। और भारत के द्वारा कब? भारत के द्वारा हुआ 1978 में। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना। उसके बाद EPI के नाम से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ 19 नवंबर 1985 को, 19 नवंबर 1985 को सार्वजनिक UIP के नाम से सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। और आप सभी को पता ही है, ठीक है, आप सभी को पता ही है जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है 16 मार्च को मनाते हैं, 16 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। चलिए, और 2021 में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान स्टार्ट हुआ था, ये भी अच्छे से ध्यान रख लेना। अब आते हैं मिशन इंद्रधनुष पर। चलिए, अब आ जाते हैं मिशन इंद्रधनुष पर। देखो 100% एक क्वेश्चन जरूर आएगा। मैं अब आपको वही टॉपिक करा रही हूँ जो बिल्कुल 100% आने की चांस है जिनसे। चलिए, अब आते हैं मिशन इंद्रधनुष। देखो बाकी मैराथन में लेकर आती, पहले मैं सोच रही थी पर फिर मैं क्या लेकर जाऊँ, क्योंकि काफ़ी टीचर्स करा रहे हैं ना, वहाँ मैराथन आप कर लीजिए आराम से, ठीक है। और ऐसे रिविजन हमारा रिकॉल हो ही रहा है हमारा, ठीक है डियर। चलिए, अब आते हैं मिशन इंद्रधनुष पर, मिशन इंद्रधनुष पर। चलिए, मिशन इंद्रधनुष। चलिए देखो, मिशन इंद्रधनुष की स्टार्टिंग मतलब शुरुआत कब हुई? 25 दिसंबर 2014 से। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए, और पहले 60 टीके का लक्ष्य था, ठीक है। और DPT का आपको पता है कौन कौन से 60 टीके थे? एक तो डिप्थीरिया था, ठीक है, DPT के 3 हो गए, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, और एक तो पोलियो था, TB था, हेपेटाइटिस B था और खसरा, ठीक है, MR। चलिए, इतना ध्यान रख लीजिए इसके बारे में। अब आता है क्या? अब आता है सघन मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। देखो सघन मिशन इंद्रधनुष की स्टार्टिंग कब हुई? सघन मिशन, देखो मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014, सघन मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, इसकी स्टार्टिंग हुई 8 अक्टूबर 2017 से, ठीक है जी, 8 अक्टूबर। फिर उसके बाद क्या? देखो उद्देश्य वही था कि टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी लाना, है ना। और फिर आया, देखो IMI भी लिखा सकता है, ठीक है। फिर मिशन इंद्रधनुष 2.0 कब आया? 2019-20 में, ठीक है, अच्छे से ध्यान रख लेना। फिर आया मिशन इंद्रधनुष 3.0, ये 3.0 कब आया? 2021 में, 2021 में। फिर आया 4.0, फिर आया फरवरी 2022 में, और अभी आया है 5.0, वह आया है 2023 में, अगस्त में आया है ना। 3 महीने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए, इतना ध्यान रख लीजिए। अब आते हैं टीके, ठीक है। चलिए देखो, मैंने टीकाकरण वाली डिटेल में कराई थी आपको क्लास, अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन ही करा रही हूँ, ठीक है। चलिए, और हाँ देखो, पहले 60 टीके थे ना, अब वर्तमान में 12 टीके, है ना, इतना भी ध्यान रख लीजिए। अब आते हैं अपने महत्वपूर्ण टीकों पर। देखो पहले गर्भवती महिला से स्टार्ट करते हैं। देखो गर्भवती महिला, पहले जब पता चल जाए कि हाँ गर्भधारण हो चुका है, उसके तुरंत बाद TD का टीका लगवा लीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मतलब 4 सप्ताह के बाद, 4 सप्ताह, फिर 1 मंथ बोल सकते हैं, 4 वीक या फिर 1 मंथ बोल सकते हैं, ठीक है, दूसरा टीका लगता है। लेकिन अगर बच्चा मतलब 3 साल का अंतर कम हो बेबी में, तो फिर ये नहीं लगेगी, फिर लगेगा ओनली बूस्टर डोज, ठीक है। चलिए, इतना अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अब गर्भवती महिला के टीकों का हो गया काम खत्म। चलिए, और इंट्रामस्कुलर ही लगते हैं। अब आ जाते हैं अपने शिशु, ठीक है। अब आते हैं अपने शिशु, अब शिशुओं पर चलते हैं। देखो चलिए, अब शिशुओं पर चलते हैं। देखो शिशुओं के लिए जो 24 घंटे के अंदर के टीके हैं ना, 3 टीके लगते हैं। एक तो BCG का लगता है, जन्म के समय BCG का लगता है, एक लगता है OPV का टीका लगता है, और एक लगता है हेपेटाइटिस B का टीका। बिल्कुल इतना अच्छे से ध्यान रख लीजिए। चलिए, और फिर क्या होता है? फिर मतलब 6 से मतलब 6 सप्ताह बोल सकते हैं, फिर 1.5 माह, ठीक है। उसमें कौन कौन से लगते हैं? उसमें लगता है OPV लगता है, ठीक है, और FIPB लगता है, ठीक है, और PCB लगता है, और पेंटावैलेंट लगती है, और रोटावायरस। 5 टीके लगते हैं। कितने लगते हैं? 5 टीके, पेंटावैलेंट, ठीक है, और रोटा। चलिए,
इतना अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। अब आता है जब शिशु, अब 1.5 माह तक की बात होगी। अब जब शिशु आता है 10वें वीक पर, ठीक है, 10वें वीक पर, अब 10वें वीक पर कौन कौन से टीके लगते हैं शिशु को? एक तो ओपीबी का लगता है, फिर 3 हो गए। अब ओपीबी है 10वें वीक पर, और पेंटा है, पेंटावेलेंट है, रोटावायरस है, कौन सी? एफआईपीबी और पीसीबी अब की बार कट हो गई। तो चलिए अब देख लेते हैं जो ओपीबी की है। ओपीबी की एक तो जन्म के समय लग रही है, और एक लग रही है 6 वीक पर, और एक लग रही है 10 वीक पर। 0, 6, 10 अच्छे से ध्यान रख लीजिए ओपीबी के बारे में। चलिए अब आ जाते हैं अपने 14 वीक पर, जब शिशु 14 सप्ताह का हो जाता है, ठीक है, तो फिर 5 आ जाती हैं। एक तो ओपीबी की है ही, एक ओपीबी की है ही, ठीक है, और फिर एफआईपीबी की हो जाती है, आईपीबी, ठीक है, 14 वीक पर, और पीसीबी और पेंटावेलेंट और रोटावायरस। फिर 9 से 12 महीने पर फिर 3 टीके हो जाते हैं। एक तो पीसीबी, एमआर और विटामिन ए। देखो 5 साल तक विटामिन की खुराक चलती है, ठीक है, शुरू में। चलिए इतना ही ध्यान रख लीजिए। अब आ जाते हैं अपने 9 वीक की बात होगी, 9 से 12 वीक की। अब 16 से 24 माह पर कौन से लगते हैं? देखो फिर से अब की बार 4 टीके हैं। एक तो ओपीबी है, एक डीपीटी अब की बार बढ़ा है, ठीक है, मतलब अब की बार नहीं, 16 से 24 माह पर। फिर एमआर है और विटामिन ए है। चलिए अच्छे से ध्यान रख लीजिए। और हाँ देखो, जो विटामिन ए की है ना, ओरल दी जाती है। चलिए अब आ जाता है शिशु 5 से 6 वर्ष पर, कौन सी? एक तो डीपीटी की बूस्टर खुराक लगती है, ठीक है, डीपीटी, और फिर 10 वर्ष में टीडी और 16 वर्ष में TD2। चलिए बस टीकाकरण के बारे में इतना ही ध्यान रख लीजिए आप अच्छे से। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर, बाकी और कुछ थोड़ी ना बचा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। चलिए 50 क्वेश्चंस है, अच्छे से देखेंगे, बाकी इनके बीच में एक्सप्लेन करते चलेंगे ही, ठीक है, जो हमारे काम का है। अब आता है क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट। स्वतंत्रता उपरांत भारत की जनसंख्या नीति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखो जो क्या आपको बताना है असत्य, देखो स्पेशली सत्य और असत्य पर अच्छे से ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए अब बताना है आपको असत्य, ठीक है, असत्य बताना है। चलिए देखते हैं। देखो भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने सबसे पहले 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया था। देखो कितनी अजीब बात है, मतलब परिवार नियोजन का विश्व में सबसे पहला देश था कि जिसने परिवार नियोजन प्रणाली को अपनाया। उसके बावजूद भी पहले नंबर पर अब जाकर पहुंच चुका है। 8 बिलियन की दुनिया हो चुकी है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, क्या है कि हम दो हमारे दो तो इनका नारा था, परंतु क्या है एक्चुअली में हम दो और हमारे जितने भी उन सभी को आने दो है ना। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। उसमें क्या पूछा गया हमसे? असत्य पूछा गया। देखो सही बात है कि जो भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने सबसे पहले 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया, ठीक है। और अब देखते हैं आगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में बढ़ती हुई जनसंख्या प्रति आर्थिक विकास के बाधक के रूप में चिन्हित की गई। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पर कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक विशेष समूह ने जनसंख्या नीति अपनाने का सुझाव 1965 में दिया। अब आते हैं चौथे पर कि देश में पहली बार जनसंख्या नीति 1976 में अपनाई गई। देखो ठीक है, लेकिन सी गलत है। 1965 में नहीं दिया था सुझाव, ये दिया था 1960 में, ठीक है। फिर जनसंख्या नीति अपनाई गई कब? 1976 में। चलिए अब देखते हैं आगे। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। मानव शरीर में रक्त के कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? तो देखो कितने प्रकार के अब प्रोटीन पाए जाते हैं। अब प्रोटीन की बात आई है तो प्रोटीन के बारे में हम कैसे ना जाने, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, पहले देख लेते हैं कि मानव शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। देखो कितने? 12 प्रकार के, ठीक है। अब 6 प्रकार के पाए जाते हैं। 6 तो रक्त में पाए जाते हैं, और 6 पाए जाते हैं अन्य बॉडी में, ठीक है। चलिए अब मानव रक्त में कितने पाए जाते हैं? 6 प्रकार के पाए जाते हैं। अच्छे से आप ध्यान रख लेना कौन कौन से। एक तो थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ग्लोबुलिन है और ग्लोब्यूलिन है, फाइब्रिनोजन है। अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अब अन्य बॉडी में कौन कौन से आप सभी को पता ही, कोलेजन है ना, जो त्वचा में पाया जाता है, और एक्टिन है जो मांसपेशियों में पाया जाता है, मायोसिन है,
हाँ मतलब एक्टिन और मायोसिन मांसपेशियों में, किरेटिन है बाल नाखून में पाया जाता है, हिपेरिन है, ठीक है, अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अब प्रोटीन की बात आई है तो प्रोटीन के बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखो जो प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण अमीनो एसिड से होता है, अमीनो एसिड से। अब अमीनो अम्ल होते कितने प्रकार के हैं? 10 तो होते हैं अच्छे प्रोटीन, अच्छे अमीनो अम्ल, और 10 होते हैं बुरे अमीनो अम्ल, ठीक है। चलिए अब इतना ध्यान रख लीजिए। अब आते हैं आगे, और क्या ध्यान रख लो। देखो 1 ग्राम में कितना 4.2 कैलोरी प्रोटीन पाया जाता है, मतलब ऊर्जा पाई जाती है। अब प्रोटीन में क्या क्या, देखो ऑक्सीजन की कितनी 50% तो मात्रा ऑक्सीजन की होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की। और भाई क्या बोलते, कार्बन की होती है 50% मात्रा। कितनी? कार्बन की होती है 50% मात्रा, सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद होती है फिर ऑक्सीजन की कितनी 21 से 24% मात्रा होती है। फिर होती है नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन की कितनी होती है 13 से 16%। बाकी सल्फर होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है, अन्य होते हैं लोहा, फास्फोरस, तांबा वगैरह। चलिए अब एक और बात ध्यान रख लीजिए इसके बारे में कि जो प्रोटीन है वह नाइट्रोजन युक्त पोषक तत्व है, ठीक है। प्रोटीन की अगर मात्रा बढ़ेगी तो नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ती है बॉडी में। चलिए इतना ध्यान रख लीजिए। अब ये बताई दिया कि जो 20 एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है, 10 तो होते हैं शरीर के निर्माण में सहायक, और 10 भोजन से मतलब बाहर से आते हैं। सहायक नहीं मतलब शरीर से निर्माण होते हैं क्या बोल रही हूँ, मतलब चलिए ठीक है। अब कार्य देख लेते हैं, प्रोटीन का कार्य क्या है। देखो प्रोटीन का कार्य की बॉडी का निर्माण करना, ठीक है, और वृद्धि करना शरीर में। और बच्चों में मोस्टली ही आवश्यकता होती है इसकी, क्योंकि उनकी हड्डियाँ वगैरह और दांत बन रहे होते हैं, ठीक है, बचपन में हड्डियाँ वगैरह और मसल्स मजबूत हो रही होती है। चलिए अब देख लेते हैं कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। देखो कुपोषण जो होता है एक तो अधिकता से होता है और एक होता है कमी से, ठीक है। चलिए इतना बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लीजिए कि कौन से कमी से होता है, कौन से अधिकता से होता है। अब कमी से होता है क्वाशियोरकर, ठीक है। अब अधिकता से होता है क्या, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। अच्छे से इतना ध्यान रख लीजिए। अब बस इतना अच्छे से ध्यान रख लीजिए इसके बारे में। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, वह कौन सा हिंदू विवाह का प्रकार है जिसमें ज्ञानी और सच्चरित्र वर को आमंत्रित करके कन्या को दान किया जाता है, ठीक है। तो देखो विवाह अच्छे से डिटेल में मैंने कराए हुए हैं, तो आप सभी को अच्छे से पता होना ही चाहिए कौन सा विवाह है, वह कौन सा विवाह है। तो देखो कौन सा है, ब्रह्म विवाह, जो हिंदू विवाह में सबसे अच्छा विवाह माना जाता है। कौन सा है, ब्रह्म विवाह। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ब्रह्म विवाह। देखो 4 तो अच्छे विवाह हैं और 4 है मतलब बुरे प्रकार के विवाह, मतलब उच्च कोटि के और निम्न कोटि के, ठीक है। उच्च कोटि के एक तो ब्रह्म विवाह आ गया अपना, ठीक है, और फिर आता है दैव विवाह, ठीक है, और फिर अब क्या बोलते हैं प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, और फिर 4 हैं निम्न कोटि के विवाह, ठीक है। बस अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अब दैव विवाह की बात है तो दैव विवाह में देख ही लेते हैं क्या है। इसमें जो पुरोहित है, ठीक है, कन्या का विवाह पुरोहित से किया जाता है, जो यज्ञ पुरोहित, जो सीएस पुरोहित होता है। और गंधर्व विवाह में आपको पता है लव मैरिज है। और आर्ष में क्या होता है, बैल जो गाय है, ठीक है, दान किए जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, जातिवाद अत्यधिक अंध और सर्वोच्च समूह शक्ति है जिसमें सामान्य सामाजिक मान्यता जैसे न्याय, उचितता, समानता तथा सार्वभौमिकता व भ्रातृत्व की अपेक्षा की जाती है। कथन की समाजशास्त्री का है। तो देखो यह कथन है कौन सा, काका कालेलकर जो है, ठीक है, कालेलकर का कथन है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो क्या है कि प्रिमिटिव कल्चर बुक किनकी है। तो देखो सभी के सभी बुक मैंने स्पेशल क्लासेस में करा दी है, ठीक है, अच्छे से देख लेना उनको। अब आते हैं कि प्रिमिटिव कल्चर बुक किनकी है। तो देखो ये एडवर्ड टायलर जो है, टायलर समाजशास्त्री जो है, कौन, टायलर। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, चलिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित नहीं करता। तो देखो कौन कौन आता है हिंदू में। एक तो बौद्ध आ गए अपने, है ना, कौन से, एक तो आ जाते हैं हिंदू, आ जाते हैं सिख, आ जाते हैं बौद्ध, आ जाते हैं जैन, आ जाते हैं, परंतु जो मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं आते। तो राइट आंसर हमारा यही होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए और जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का है, ठीक है, उसमें यही सब आते हैं। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
इलियट तथा मेरिल के अनुसार बाल अपराध के कौन कौन से कारण हैं? देखो वंशानुगत कारण भी है, ठीक है, और शारीरिक एवं जैविक के कारण भी है, और मनोवैज्ञानिक कारण भी है। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष सांविधिक निकाय बना? तो देखो राष्ट्रीय महिला आयोग सांविधिक निकाय का बना 1992 में, और एक्ट कब का? इसका एक्ट है 1990 का, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लीजिए। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सांविधिक निकाय पूछा है ना, 1992, ठीक है, सी। चलिए अब आगे देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, तो इसकी अब कब प्रारंभ हुई? तो देखो पहले देख लेते हैं जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय जो नरेगा है, ठीक है, देखो एक्ट है इसका कब का? एक्ट है इसका 2005 का, एक्ट है 2005 का, ठीक है, 2005 का। चलिए, और 2 फरवरी 2006 में यह प्रारंभ की गई। और इसका नाम कब चेंज किया गया? नाम कब चेंज किया गया? नाम चेंज किया गया इसका 2009 में, 2009 में नाम चेंज किया गया इसका 2009 में। देखो 2008 में पूरे देश में लागू हो गया था, 2008 में पूरे देश में लागू हो गया था, परंतु नरेगा से मनरेगा नाम, नरेगा से क्या? मनरेगा नाम परिवर्तित कब किया गया? 2009 में, ठीक है, इतना ध्यान रख लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और 100 दिन का रोजगार दिया ही जाता है ग्रामीणों को, ठीक है। चलिए, गरीबी को दूर करने के लिए। तो राइट आंसर होगा 2006, ठीक है, 2006। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति की दशा है जिसकी एक व्यक्ति को स्वयं की तथा अपने आश्रितों की स्वस्थ एवं शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो देखो यह कथन है किनका? यह कथन है गोडार्ड समाजशास्त्री का, गोडार्ड समाजशास्त्री का। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजा राम मोहन राय के सुधारों का विचार कीजिए। तो देखो राजा राम मोहन राय ने जाति प्रथा, अस्पृश्यता, नशा और अंधविश्वास के विरोध में आंदोलन चलाया, ठीक है, बिल्कुल समाजकर्ता थे। अब आगे क्या है कि उन्होंने महिलाओं के अधिकार के विरुद्ध अभियान चलाया और जिसमें महिलाओं को पुनर्विवाह अधिकार की और संपत्ति रखने का अधिकार दिलाया। तो देखो बिल्कुल दोनों के दोनों सत्य हैं ना, दोनों के दोनों सत्य हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब नेक्स्ट क्या है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किसके अंतर्गत की गई है? आप सभी को पता ही है, जो दहेज का एक्ट कौन सा है? 1961 है, ठीक है, 1961 है। अब उसमें जो धाराएं हैं कि धाराएं कितनी है? 10 है ना, तो उसमें भी धारा 8 का ख, धारा 8 के ख में जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी है उसकी नियुक्ति की गई है। चलिए, अब जो लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 को, ठीक है, इतना अच्छे से ध्यान रख लीजिए, बाकी मैंने अच्छे से डिटेल में कराया ही है। अब आगे देखते हैं, किस समाजशास्त्री ने उद विकास के सिद्धांत को अंततः वैज्ञानिक स्तर तक पहुंच बताया? तो देखो बिल्कुल आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए, जो अगस्त कामटे समाजशास्त्री हैं। कौन? अगस्त कामटे समाजशास्त्री जो है, ठीक है, उन्होंने 3 चरण दिए। एक तो धार्मिक, एक तात्विक जिसको अमूर्त बोल सकते हैं, और एक वैज्ञानिक जिसको प्रत्यक्षवादी बोल सकते हैं, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। उन्होंने 3 दिए, एक तो कौन सा? धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। चलिए अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अब आगे चलते हैं कि सौरों ने गतिशीलता के कितने प्रकार बताए? देखो इन्होंने बताए 2, एक तो ऊर्ध्वगामी और एक अधोगामी। अब ऊर्ध्वगामी क्या है कि जैसे मतलब कोई मजदूर है ना, मजदूर है, ठीक है, मजदूर है, तो भाई क्या आगे मतलब शहर में जाकर के सुपरवाइजर की पोस्ट पर पहुंच गया, तो ऊर्ध्वगामी मतलब अपनी नीचे की पोस्ट ऊपर गया। और कहीं मजदूर है, ठीक है, मजदूर है, और ऐसे सोचो अधोगामी मतलब देखो क्षैतिज भी होता है, परंतु जो सौरों के उन्होंने 2 ही दिए, ठीक है। क्षैतिज होता है मतलब मजदूर है, शहर में जाकर भी मजदूरी है। अब कोई जैसे कोई क्लर्क है, अब क्लर्क आकर नीचे की पोस्ट पर पियोन की पोस्ट मिल जाए, कुछ गलत कार्य कर दे, है ना, तो फिर वो हो गई अधोगामी, मतलब ऊंची पोस्ट से आकर नीची पोस्ट पर बैठ जाना, वो अधोगामी, ठीक है। तो राइट आंसर अब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलते देखो, साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को क्या कहते हैं? तो देखो क्या कहते हैं, देखो प्रोटीन के अणुओं को कहते हैं अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, है ना, अमीनो अम्ल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि पोषक तत्वों का अधिकांश भाग अवशोषित होता है, तो कहाँ पर होता है? तो देखो पोषक तत्वों का अधिकांश भाग होता है अवशोषित छोटी आंत में, छोटी आंत में, आप सभी को अच्छे से पता ही है, छोटी आंत में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। अब आगे देखते हैं, साइनोकोबालामिन किस विटामिन का नाम है? बिल्कुल आपको अच्छे से पता ही है, विटामिन B12 का कल अच्छे से कराए थे सभी के सभी, विटामिन B12, और यह पानी में घुलनशील है, ठीक है। अब विटामिन B12, अब आए हैं जब विटामिन B6 पर, तो इनका भी नाम हम देख ही लेते हैं। चलिए देखो विटामिन B3 का नाम है नियासिन,
पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 विटामिन, ठीक है। चलिए कल सभी बता ही दिए थे, अब आगे देखते हैं। मिक्सोडिमा रोग किसकी कमी से होता है? तो देखो जो मिक्सोडिमा रोग है वह होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से, किसकी? आयोडीन की कमी से। और आयोडीन है सूक्ष्म पोषक तत्व, अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अब आगे आते हैं, क्वेश्चंस क्या आएगी? ओवेरी का सबसे नजदीक भाग किस नाम से जाना जाता है? तो देखो किस नाम से जाना जाता है? जो सबसे नजदीक भाग है वह जाना जाता है एम्फिडीबुलम से, एम्फिडीबुलम, ठीक है, एम्फिडीबुलम। और देखो जो ये जो इंटरस्टिशियल्स है तो यह सबसे संकरा भाग है, सबसे संकरा भाग है ये, ठीक है, इतना अच्छे से ध्यान रख लीजिए। और जो एम्पुल है आप सभी को पता ही है फैला भाग है, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अभी स्टार्टिंग में बताया ना, तो बताओ क्या है? 1 जनवरी 2017 को स्टार्टिंग हुई इसकी, 1 जनवरी 2017 को स्टार्टिंग हुई, ठीक है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं। देखो मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, ठीक है, मेरा ये कोई उद्देश्य नहीं कि क्लास कितने लंबी खींची जाए, मतलब पूरा यहाँ पर फोकस होना चाहिए कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन हम सोल्व कर लें, ठीक है। स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल SAG योजना कब शुरू की गई? तो देखो ये स्टार्ट कब हुई? ये स्टार्ट हुई 21 फरवरी 2019 को। इसको SAG के नाम से भी जानते हैं। तो 21 फरवरी 2019 को, ठीक है। अच्छे से, इतना अच्छे से ध्यान रख लीजिए। देखो इसमें क्या था कि 11 से 14 वर्ष की जो गर्ल थी इसके लाभार्थी हैं, ठीक। उद्देश्य भैया कि उचित पोषण एवं विशेष देखभाल करना है ना, ठीक है, अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विटामिन A के स्रोत क्या हैं? तो देखो विटामिन A के स्रोत क्या है? एक तो गाजर है, टमाटर है, आम है, हरी सब्जियां हैं, पपीता है, दूध है, मछलियां का तेल है, etc यही सब। और विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, रेटिनॉल। और ये किस में घुलनशील है? ये वसा में घुलनशील है। अब वसा में घुलनशील की बात आई है तो और कौन कौन से? एक तो A है, एक D है, एक E है, एक K है। और पानी में घुलनशील कौन कौन से? एक तो B है और एक C है, ठीक है, अच्छे से ध्यान रख लीजिए। हाँ, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा, कहाँ पर है? आंवला नींबू नहीं है तो विटामिन C का है। साबुत अनाज दालें भी नहीं, गाजर टमाटर आम पपीता, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है, अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, RD 2020 के तहत अनाज फलिया दूध का अनुपात कितना है? तो देखो ये 3:1 2.5, तो कहाँ पर है ऑप्शन? ये ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अब आगे चलते हैं। देखो RD टेबल मैंने करा दी एक बार, अच्छे से उसको देख लेना, फिर क्लास काफ़ी बड़ी हो रही थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 24, अगर बोलोगी तो फिर मैं क्वेश्चंस करा दूंगी, ठीक है, देखूंगी जो NFN। देखो मैं सोच रही हूँ, मतलब मैंने क्या सोचा कि देखो क्लासेस तो काफ़ी चल रही है ना यूट्यूब पर, कई सारे टीचरों में ने भी जो क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। बाकी अगर आप बोलोगी तो मैं करा दूंगी, ठीक है। बाकी अगर आप उधर से कर लेंगी तो ठीक है, अगर बोलोगी तो करा दूंगी, ठीक है डियर, बता देना। चलिए अब आता है क्या, वह महिला जो प्रथम बार गर्भवती हुई हो उसे क्या कहा जाता है? तो जो महिला है प्रथम बार गर्भवती हुई हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो अब जब गर्भवती की बात आई ही है तो एक बार ना हम टोटल A to Z इसका पोस्टमार्टम कर ही लेते हैं। देखो पहले इसका आंसर ही बता दो कि वह महिला जो प्रथम बार गर्भवती हुई हो, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्रेमी ग्रेविडा, प्रेमी ग्रेविडा, ठीक है। ग्रेविडा का मतलब क्या है? प्रसव, ठीक है, प्रेमी ग्रेविडा, फर्स्ट मतलब पहली बार गर्भवती हुई हो। देखो अब देख लेते हैं आगे। देखो पुरुरपेरा के नाम से किसको जानते हैं? इसको जानते हैं जिसने तुरंत जन्म दिया। देखो मैं लिख नहीं रही हूँ, मेरी मतलब वॉइस पर ही ध्यान दे लो आप। देखो क्या है कि जो पुरुरपेरा है, ठीक है, पुरुरपेरा लिख ही देती हूँ। चलिए देखो पुरुरपेरा है, ठीक है, तो जिसने तुरंत जन्म दिया हो वह। अब प्रेमी ग्रेविडा मैंने बता ही दिया, जो पहली बार गर्भधारण की हो, ठीक है। अब प्रसव का पता ही, जो जन्म देने वाली से है ना। अब प्रेमी पारा कौन है? प्रेमी पारा कौन है? देखो प्रेमी पारा है वह महिला जो पहली बार जन्म दे रही है, ठीक है, जो पहली बार, देखो सभी के सभी नोट कर लो एक जगह, ठीक है। प्रेमी पारा कौन है? कि जो पहली बार जन्म दे रही है। एक बार फिर से मैं रिवीजन करा दूं। देखो पुरुरपेरा कौन है? जिसने तुरंत जन्म दिया हो, लिख लीजिए आप। अब प्रेमी ग्रेविडा कौन है? कि पहली बार गर्भधारण की हो जो। अब प्रसवा कौन है? जो जन्म देने वाली हो। अब प्रेमी पारा कौन है?
वह महिला जो पहली बार जन्म दे रही हो। अब ग्रेविडा कौन है कि गर्भवती महिला। अब नल्ली ग्रेविडा कौन है, नल्ली ग्रेविडा मतलब गर्भवती कभी नहीं हुई। अब मल्टी ग्रेविडा कौन है कि एक से अधिक बार गर्भवती हुई। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिए। अब पैरिटी कौन है, पैरिटी कौन है, पैरिटी है कि कोई महिला कितनी बार गर्भवती हुई है। ठीक है, और परंतु 20 सप्ताह तक ही गर्भधारण किया है। ठीक है, चलिए अब प्रथम प्रसवा कौन है कि एक जीवित जन्मे बच्चे को जन्म दिया है जिसने, वह प्रथम प्रसवा है। चलिए अब प्रसविता, ठीक है, प्रसविता कौन है कि जीवन क्षमता की अवधि से परे गर्भावस्था को मतलब प्रसव परिपता कहते हैं। और क्या है कि बहुप्रसवा, बिल्कुल नाम से पता ही चल रहा है, मतलब जो 2 या 2 से अधिक बच्चे को जन्म दी हो। बस इतना अच्छे से ध्यान रख लीजिए। हाँ, तो हमारा राइट आंसर क्या था, प्रेमिग्रेविडा। चलिए अब आगे आते हैं। बताए ही जो एमटीपी एक्ट है ना, कब का है, 1971 का है। कब का है, 1971 का है। कब, 10 अगस्त 1971। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल डेट के अच्छे डेट के हिसाब से ध्यान रख लो। ठीक है, कभी 1971 ही ध्यान रखो। चलिए हाँ, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बाकी मैंने बताई दिया 2021 में संशोधन हुआ, 2020 में कितने बिग वीक की बात थी, 20 वीक की बात थी। ठीक है, और 2021 में 24 वीक। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लीजिए। चलिए अब आते हैं आगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है कि किनका मानना है कि कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विशेषीकृत तथा स्पष्ट इंजन है जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है। ठीक है, तो किनका मानना है, देखो मानना है जो ये रॉस हैं, ये रॉस समाजशास्त्री हैं, ये रॉस। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि VHND की फुल फॉर्म क्या है, BHND की फुल फॉर्म क्या है इसका कि बैलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे। ठीक है, बैलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे। तो राइट आंसर होगा हमारा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बैलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे। अब आगे आते हैं, क्या है घरेलू हिंसा। आप सभी को पता ही, बाकी मैंने डिटेल में कराया ही था कि घरेलू हिंसा एक्ट 2005 का है और लागू 26 अक्टूबर 2006 को, लागू 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है, अच्छे से ध्यान रख लेना। बाकी इसमें पूछा गया है कि घरेलू हिंसा के संबंध में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पर अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो देखो यह एक्ट आर्थिक शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है, बिल्कुल राइट है। और दूसरा क्या है कि यह अधिनियम महिलाओं के शारीरिक तथा बाह्यिक शोषण दोनों की सुरक्षा करता है। हाँ, बिल्कुल राइट है। चलिए, और यह अधिनियम यौन शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है, बिल्कुल सही बात है। अब आगे क्या है कि यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है तथा लिव इन संबंधों को कानूनी संरक्षण नहीं देता, बिल्कुल गलत है, लिव इन को भी देता है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, यही होगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं पूछा है ना। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम किस मामले में लगभग सभी दिशा निर्देश स्थापित किए गए। तो किस मामले में, तो देखो जो विशाखा गाइडलाइंस है, विशाखा गाइडलाइंस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अब आगे आते हैं, कौन सा नंबर है, देखो इसमें पूछा कि कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है, तो आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, कौन सा सत्य बताना है ना। चलिए अब देखते हैं कौन सा है। आईपीसी की धारा 354 यौन उत्पीड़न से संबंधित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या है कि हाँ 354 ताकाझाकी करने से संबंधित है और 354 गलत इरादे से पीछा करना या बल का प्रयोग करना से संबंधित है। तो आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखो सभी के सभी, उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कथन अवैध है, सभी के सभी सत्य हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एकलव्य मॉडल स्कूल के संबंध में कथनों को समझे। तो देखो एकलव्य मॉडल क्या है, 1997-98 में स्थापना की गई थी जो एकलव्य मॉडल है। ठीक है, जो स्कूल है कब की गई, 1997-98 में की स्थापना की गई थी। ठीक है, अच्छे से ध्यान रख लीजिए आप। चलिए, और क्या था मतलब ये स्कूल क्या थे, खासतौर पर जो जनजाति या पिछड़ी जाति होती है ना, तो उन छात्रों को मतलब जिनसे अच्छे पढ़ाई लिखाई कर सकें और अच्छे अवसर प्रदान हो सके, उनके लिए स्टार्ट किए गए थे।
ठीक है, तो अब बताने आगे कि कौन सा सत्य है कि ये जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है कि हाँ बिल्कुल राइट है, और ये अनुच्छेद 275 के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही बात। इसका उद्देश्य जनजातीय विकास कार्यक्रम जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में कम से कम एक एकलव्य स्कूल, 3 ST लिटरेसी अंडर 50 रहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, दोनों सही है, कथन दोनों सही है। ठीक है, चलिए अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अब आगे आते हैं, मिड डे मील योजना केंद्र सरकार द्वारा किस मिशन के तहत संरक्षित है? तो देखो किस मिशन के तहत, यह है किसके मिशन? समग्र शिक्षा अभियान के तहत, समग्र शिक्षा अभियान। तो राइट आंसर हमारा यही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब बाकी मैंने इसके बारे में बताई दिया। देखो जो मिड डे मील योजना है ना, केंद्र सरकार द्वारा स्टार्ट की गई थी 1995 में। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। नेशनल मिशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट कब से शुरू किया गया? तो देखो नेशनल मिशन वुमेन एम्पावरमेंट कब स्टार्ट किया गया? यह किया गया कब? 15 अगस्त 2011 को, 15 अगस्त 2011 को। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर डी, 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 2011। चलिए अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब आगे चलते हैं, क्या है कि महिला उद्यमों को सपोर्ट करने के लिए बाल विकास मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो देखो ये कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? ये क्या है? ई हार्ट, महिला ई हार्ट। ठीक है, कब? मार्च 2018 में लॉन्च किया, मार्च 2018 में। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब आगे चलते हैं कि क्या है कि क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा विश्व जनसंख्या कार्य योजना का प्रारूप कहाँ तैयार और स्वीकार किया गया? तो देखो ये कहाँ पर यह किया गया, कहाँ? एक मिनट। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा ही सुमेलित है? तो बताना है आपको। तो देखो उपहास है वह अप्रत्यक्ष नियंत्रण समग्र, उपहास जो है अप्रत्यक्ष एवं समग्र नियंत्रण है। ठीक है, संस्कार क्या है? अनौपचारिक नियंत्रण है, बिल्कुल राइट बात है। और जो सीमा शुल्क है वह अनौपचारिक नियंत्रण है। चलिए और क्या है कि क्या परंपरा औपचारिक नियंत्रण, सॉरी औपचारिक नियंत्रण नहीं, यह है अनौपचारिक नियंत्रण। अनौपचारिक जो आम जन संख्या जो है, ठीक है, उसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, जो परंपरा है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आपसे पूछा कि जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास किसकी पुस्तक है? तो किसकी पुस्तक है? यह है कौन? जो बेबलन समाजशास्त्री हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब आगे देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 38, शरीर में भोजन से किन क्रियाओं के उपरांत पोषक तत्वों में ऊर्जा विमुक्त होती है? तो किस में होती है? देखो पाचन, अवशोषण और चयापचय। ठीक है, इन सभी में। तो राइट आंसर हमारा यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना आपको। अब आगे आते हैं, हृदय गति, श्वसन, गुर्दे के कार्य आदि को बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? तो देखो क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? देखो ये कहलाती है आधारीय चयापचय दर। देखो आधारीय चयापचय दर में क्या है? आधारीय चयापचय दर। तो देखो आधारीय चयापचय दर में क्या है कि मतलब जो अन्य अनैच्छिक कार्य हेतु मतलब आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, वह आधारीय चयापचय दर कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लें। जैसे श्वसन है ना, श्वसन और गुर्दे के कार्य मतलब जिन पर हमारा नियंत्रण न हो। ठीक है, अब मैं हाथ इधर से उठाकर इधर रख रही हूँ तो इस पर मेरा नियंत्रण है, लेकिन मेरी पलक और झपक, मतलब झपक नहीं बोलते हमारे यहाँ, और हार्ट बीट चल रही हैं और नसों में ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, ये सभी, और अंदर किडनी वगैरह, गुर्दे वगैरह, ये सभी अपना कार्य कर रहे हैं, इन पर मेरा कंट्रोल नहीं है। तो ये कौन है? ये है अनैच्छिक क्रिया, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं, जिन पर हमारा कंट्रोल है वह ऐच्छिक क्रिया। ठीक है, चलिए, और इसको बोला के जाता है आधारीय चयापचय दर। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, देखो सोते समय भी हार्ट बीट चल रही है हमारी, है ना, और अब बाकी ऑर्गन काम कर रहे हैं तो उनको ऊर्जा की आवश्यकता तो होगी ना कुछ, तो उसी को बोलते हैं आधारीय चयापचय दर। ठीक है, चलिए, हाँ, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, BMI बॉडी मास इंडेक्स नापने का सूत्र क्या है? तो BMI इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स नापने का सूत्र क्या है? तो आपको बताना है क्या है। देखो ऊपर तो रखेंगे वजन,
ठीक है, वैश्विक किलो में, केजी में, ऊपर तो रखेंगे वजन और नीचे रखेंगे क्या, नीचे रखेंगे हम अपनी ऊंचाई, ऊंचाई वो भी मीटर में। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना। बीएमआई हो गया काउंट, आप अपने आप भी आराम से कर सकती हैं। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स देखो एकदम जो मतलब सामान्य व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति का जो बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से 24.9 तक रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हाँ, तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है कि बालिकाओं, नेक्स्ट क्या है कि प्राय बालिकाओं एवं विवाहित महिलाओं में किस पोषक तत्व की कमी आ जाती है। तो देखो ये आ जाती है और क्या बोलते हैं इसको, लौह, आयरन, आयरन की कमी। ठीक है, जिससे क्या है एनीमिया ग्रसित हो जाती है, एनीमिया। ठीक है, अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। फाइबर युक्त आहार मुख्यतः सहायक होते हैं। जो फाइबर युक्त आहार है, देखो फाइबर युक्त मतलब किस में आवश्यक होते हैं, ये होते हैं पाचन में, पाचन में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाचन में। देखो क्या होता है, मतलब पाचन में फाइबर युक्त जो मुख्यतः भोजन के पाचन में ही सहायक होते हैं। ठीक है, इनसे मतलब कुल स्रोत एक तो दालें हैं, आलू हैं, ताजे फल हैं, है ना, और सब्जियां वगैरह। ठीक है, देखो एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन पर डे के हिसाब से 25 से 30 ग्राम फाइबर चाहिए ही चाहिए अपनी आहार डाइट में। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें ब्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो किसमें ब्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो आप सभी को पता ही है मक्खन में पाया जाता है ना, किसमें, मक्खन में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर बी, मक्खन में पाया जाता है ना। अच्छे से ध्यान रख लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग एवं उनकी वृद्धि में मतलब वृद्धि के साथ ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। आप सभी को अच्छे से पता ही है विटामिन डी, कौन सा, विटामिन डी। ठीक है, अच्छे से पता ही है। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, सभी को बताया था मैंने, बताओ। ठीक है, तो अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या है, कैल्सिफेरॉल है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। भ्रूण विकास की अवस्था में निम्न में से कौन सा कथन सत्य, सत्य बताना है आपको, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, देखो सत्य बताना है। अब क्या है कि छः सप्ताह में भ्रूण का सिर विकास, मतलब भ्रूण के सिर का विकास प्रारंभ हो जाता है और हाथों पांव के स्थान पर थोड़ी वृद्धि हो जाती है और हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो क्या सत्य बताओ कि 20वें सप्ताह पर माँ के द्वारा हलचलें, ठीक है, जिसको क्वीनिंग बोला जाता है, हलचलें अनुभव की जा सकती हैं और कोमल तालू का निर्माण हो जाता है और कान के अंदर की छोटी अस्थियों का निर्माण हो जाता है। तो देखो बिल्कुल दोनों की मैंने प्रेगनेंसी वाला जो टॉपिक कराया था उसमें टोटल पूरा डेफिनेशन डिटेल में बताई थी, है ना। तो क्या क्या होता है, किस किस तिमाही पर, किस ट्राइमेस्टर पर। ठीक है, अच्छे से देख लेना उस क्लास को। हाँ, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, कहाँ पर है, दोनों के दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रख लीजिए, दोनों कथन सत्य है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्री एक्लेम्पसिया के लक्षण निम्न में से क्या है। तो देखो सूजन बढ़ना, रक्तचाप बढ़ना, है ना, और अनेक बार बमन लगे रहना, वोमिटिंग होना, है ना, सभी के सभी लक्षण है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। WHO तथा FAO समूह के द्वारा, समूह के विशेषज्ञों के अनुसार गर्भावस्था से महिला को, मतलब महिलाओं को कितनी अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ये पूछा है। RDA के अनुसार नहीं पूछा, WHO और FAO के अनुसार पूछा है। तो कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो देखो 500 से 600। अब जो प्रैक्टिस सेट वगैरह है ना उसमें दे रखा है 500, तो वो WHO के अनुसार दे रखा है, परंतु डाउट में आप भेजती हैं कि ये RD के अनुसार इधर है, ये है और इधर ये है, तो देखो वो WHO के अनुसार है। थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो जाती है, काफ़ी गलतियाँ हैं, है ना। जो जितने भी बुक्स वगैरह 5 से 10% तो देखो सभी में रहती है। ठीक है, चलिए, तो WHO के अनुसार कितना है, 500 से 600। ठीक है, अच्छे से ध्यान रख लो। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखते हैं 40 से 50 वर्ष की आयु में मासिक धर्म का चक्र का मतलब समाप्त होना क्या कहलाता है। तो देखो स्टार्टिंग को बोलते हैं रजोधर्म। क्या बोलते हैं स्टार्टिंग को, रजोधर्म।
रजो धर्म, और एंडिंग को बोला जाता है मोनोपोज यानी कि रजो निवृत्ति, रजो निवृत्ति, ठीक है, रजो निवृत्ति जिसको मोनोपोज बोला जाता है, ठीक है, अच्छे से ध्यान रख लीजिए। तो आपसे पूछा है कि बंद होना, ठीक है, समाप्त होना, मासिक जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है समाप्त होना, तो रजो निवृत्ति, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 49, अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया को भाषा कहते हैं। तो यह कथन बताने कि यह कथन किनका है। तो देखो यह कथन कौन है, जो ब्राउनफील्ड है, जो ब्राउनफील्ड है, तो उनका कथन है कि अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने की क्रिया को ही भाषा कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अब आगे आता है लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता। तो डीपीटी कौन सा है, एक तो डिफ्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है और टेटेनस है। तो देखो कौन सा नहीं होता, आंत्रजोन नहीं होता, तो बाकी तीनों होते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब अच्छे से रिवीजन करिए आप अपना, ठीक है, और जितने भी टॉपिक्स हैं अच्छे से रिवीजन करिए। बाकी मैराथन्स चल ही रही हैं बाईटी पर, काफ़ी अच्छे टीचर्स करा रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमारा कोई औचित्य नहीं बनता कि हम मैराथन कराएं। बाकी आपको अगर 1-2 क्लास और चाहिए तो बताना, ठीक है। चलिए और रखते हैं आज की क्लास यहीं पर, और कैसी लगी क्लास आप सभी को बताना, और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एकदम अच्छे से दीजिए एग्जाम। आपने 1 से 1.5 साल अच्छे से तैयारी की है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहिए और विश्वास रखिए कि हाँ मैं कर लूँगी, ठीक है डियर। देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है खुद पर विश्वास रखना, है ना। खुद पर विश्वास है तो आधे से ज़्यादा काम तो यहीं पर निपट जाता है कि हाँ मैं कर लूँगी, ठीक है। बस खुश रहिए और प्रेशर ना ही लीजिए माइंड पर। और जो देखो एग्ज़ाम देने जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है, देखो बार मौके नहीं मिलते, सभी एग्ज़ाम देने चाहिए। और खुश रहिए, मेहनत करिए, मतलब विश्वास रखिए। मेहनत तो अब टाइम नहीं बचा, बस विश्वास रखिए। 1-2 दिन जो बचा है रिविज़न ही करिए, ठीक है डियर। बाकी बस अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो जय माँ सरस्वती जी और जय श्री राधे, और अच्छे से पेपर दिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास क्या, अब मेरा तो ये कि आज हमारी क्लास की एंडिंग है। बाकी अगर 1-2 क्लास आपको और चाहिए तो बता देना, ठीक है। बाकी ठीक है, अच्छे से रहिए और रिवीजन करिए। बाकी आपको अच्छे से टिप्स क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है हमारे सर के द्वारा आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है जय श्री राधे, धन्यवाद।